हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नाइटेक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ, जिसके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर 2 लेकर आई हूँ। ये वीडियो पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी समझाई गई है कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने इसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया है। एक लेक्चर मैं पहले दे चुकी हूँ जो पार्ट 1 में है, वीडियो 1 में है। आज इसका लेक्चर 2 है। आप उसे मेरे साथ समझिए, आगे की थ्योरी समझिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। यदि आपको और अच्छे से इसे समझना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना ही मोटिवेशन देता है कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर मैं ये टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन 2024 से आपको सभी चीज़ें समझा रही हूँ। जो इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी मैं इसी बुक से कराऊंगी। तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इसका जो लेक्चर 1 था उसमें हमने इसकी लिमिटेशन तक समझ ली थी। पूरी जो इसकी ये लिमिटेशन है वहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। यदि आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में चले जाना। क्लास 11th अकाउंट 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर इसे देख लेना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। क्या? बुक कीपिंग। देखो, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं कहाँ पर, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। पहली है बुक कीपिंग, सेकंड है अकाउंटिंग एंड थर्ड है अकाउंटेंसी। आपने कईयों बार देखा होगा कि कभी अकाउंट्स भी कहा जाता है इसे, कभी अकाउंटिंग भी कहा जाता है, कभी अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। तो इसमें अंतर क्या होता है? ठीक है, कई बार बुक कीपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन, जो ये बुक है, उस पर देखो क्या लिखा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अब ये बुक कीपिंग क्या होती है हमें पता होना चाहिए ना। और फिर नीचे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होती है उसका मतलब समझ लेना है। तो ध्यान से इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है पहले उसको समझ लो। बुक कीपिंग इज स्टेट in the recording of day-to-day business transaction in the books of account। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है? जो हमारे बिजनेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने शर्ट बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारे बिजनेस में जो रोज़ के खर्चे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनको लिखने के लिए जिस बुक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उनको लिखने के लिए हम जिस बुक का यूज़ करते हैं उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेली के डेली खर्चे होते हैं उनको लिखा जाता है। ये नहीं देखते कि सेल हो रही है, परचेज हो रहा है, सैलरी पेड कर रहे हैं या हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं देखते। बस जब हम सुबह जाते हैं अपने ऑफिस और सुबह से जो हमारे खर्चे होते हैं उनको इसमें नोट किया जाता है। साथ ही साथ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्वॉल्व होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। शुरू से जब मैं इसका इंट्रोडक्शन समझा रही हूँ तो मैंने कहा है कि हमेशा अकाउंटिंग में उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, पैसों की टर्म में हैं। जो पैसों से रिलेटेड नहीं है उनका अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, बुक कीपिंग में हम डे टू डे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, पर उन ट्रांजैक्शंस को पहचानते हैं जो मनी के टर्म है ना, और फिर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने के बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है लेजर में। ठीक है, तो यहाँ पर बुक कीपिंग का सिर्फ 2 काम बताया गया है। पहला, डे टू डे ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना और दूसरा उनकी लेज़र में पोस्टिंग करना। ठीक है, जनरल में हमेशा एंट्री होती है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना जनरल में लिखना, मतलब जनरल में एंट्री करना, और लेज़र में हमेशा पोस्टिंग होती है। ये धीरे धीरे अब जब आप मेरे साथ पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि किन वर्ड्स का, किन टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बुक कीपिंग बस यही एंड हो जाती है कि हम अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन को पहचाने, उन्हें जनरल में लिखें और उसकी एंट्री लेज़र में कर दे। ये बस बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, यही डेफिनेशन को और शॉर्ट वे में बताया गया है, किसने, R.N. कार्टर ने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, अकाउंटिंग भी वही करती है
कि जो भी इवेंट है फाइनेंशियल नेचर के उनको पहचानती है, रिकॉर्डिंग करती है उनकी जनरल में, क्लासिफाई करती है उनको लेजर में, ठीक है। यहाँ तक बुक कीपिंग करती थी, पर अब जो अकाउंटिंग है इसके आगे की भी प्रोसेस करती है, समराइजिंग देम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। बुक कीपिंग कहाँ तक का काम करती थी, बस लेजर तक का काम करती थी, लेकिन जो अकाउंटिंग है उसे समराइज करने का काम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का काम, साथ ही साथ कम्युनिकेट करना रिजल्ट को किसके, उसके यूजर को। यूजर मैंने बताए थे ना आपको, जैसे ओनर हुए, एम्प्लॉय हुए, गवर्नमेंट हुई, हमारे क्रेडिटर्स हुए, ये सब कौन होते हैं, उसके यूजर होते हैं, तो उनको कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है, समझ गए। बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ उनको जनरल में और लेजर में क्लासिफाई करना, और अकाउंटिंग का मतलब है कि उनको समराइज करना और उसको कम्युनिकेट करना उसके यूजर तक। तो ये अकाउंटिंग है। और इसी तरह से आ जाती है अकाउंटेंसी की डेफिनेशन कह रही है, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जब अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज हो जाता है आपको सिस्टमेटिक वे में, तो वो अकाउंटेंसी कहलाने लगती है, ठीक है ना। आप देखोगे कि क्लास 11th में कभी आप अकाउंटेंसी का यूज़ नहीं करते हो, वर्ड में बोलने में भी हम अकाउंटेंसी का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अकाउंटिंग है, इसमें हम अभी सीख रहे हैं, इसको अभी हमें अच्छे से नहीं आती है। जब आप इसको सीख जाओगे, तो जब आप क्लास 12th में आ जाओगे तो आप इसको अकाउंटेंसी कहने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको आ जाएगी जनरल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी। तो जब हम इसका सिस्टमेटिक नॉलेज ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, अकाउंटेंसी कहलाएगी। वही लिखा है, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इज एक्सप्लेन हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट एजुकेट हाउ टू मेंटेन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू यूजर। ठीक है ना, वही बात बोल रही हूँ ना मैं, कि आप जब इसे अच्छे से समझ जाओगे तो ये अकाउंटेंसी हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। देखो 3 ब्रांच है अकाउंटिंग की। हम सिर्फ जो पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में हम जो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो अकाउंटिंग है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही चीज़ है जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पहचानना, समराइज करना, इंटरप्रिटेट करना, उन्हें कम्युनिकेट करना, ये सब क्या कहलाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। सेकंड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लो। सिर्फ हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें समझना है, हमें इसकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए, वरना ये आपके सिलेबस में नहीं है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट और सर्विस rendered and help to the management to decision making and exercising control। तो जो कॉस्ट में अकाउंटिंग है ये बताती है कि हम किसी भी बिजनेस में जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि उसे बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, उसकी एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि यदि हम ये प्रोडक्ट इतने का बनाएंगे तो इससे हमें प्रॉफिट होगा, हमें लॉस होगा। तो ये क्या कहलाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। और नेक्स्ट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इज दैट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट एंड गिव द एक्यूरेट एंड, ठीक है, एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल स्टैटिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर मेक टू डे एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, जो बिजनेस है वहाँ पर जो मैनेजर काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि वो जो पैसा उस खर्चा कर रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो खर्चा ज़्यादा कर रहा है, उतना उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो डे टू डे की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं, हमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। ये बस 2 मैंने एक्सप्लेन कर दी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत ही प्यारा बात है ये, अभी तक मैंने वैसे 2-3 बार बता दी पर इसमें प्रॉपर तरीके से बताएंगे। इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग कलेक्ट फाइनेंशियल डेटा
एज द इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट द फाइनेंशियल डेटा, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लासीफाई एंड समराइजिंग इनटू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट्स यूजर। ठीक है, यहाँ तक की डेफिनेशन तो हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि क्या करती है अकाउंटिंग। ठीक है, अब अकाउंटिंग बिगेन द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर एंड एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब स्टार्ट कैसे होती है कि फाइनेंशियल नेचर के हम चीज़ों को समझते हैं, और एंड किससे होती है, जब हम आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हर चीज़ जो होती है, ईच स्टेप इन द प्रोसेस अकाउंटिंग जनरेट इंफॉर्मेशन। हर स्टेप में जब हम फाइनेंशियल नेचर को पहचान रहे हैं, फिर उनको जनरल में एंट्री कर रहे हैं, फिर लेज़र में कर रहे हैं, फिर उनको क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हर स्टेप कि में एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये किसको दी जाती है, ये इसके यूज़र को दी जाती है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके यूज़र को दी जाती है, तो इन इन्फॉर्मेशंस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है, छोटी सी डेफिनेशन भी दी है। अकाउंटिंग इज़ द सर्विस एक्टिविटी, इट फंक्शन इज़ प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन and the primarily financial nature about the economic entities that the intend the useful making economic decision। ठीक है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारे डिसीजन है कि हमें कितना खर्चा करना है, फाइनेंशियली कितना पैसा खर्च करना है, ये सब डिसीजन लेने में ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। अब टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। देखो मैंने शर्ट्स बनाने का बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब मैंने जो कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया है, उसके बाद जो एम्प्लॉय को सैलरी दी है, उसके बाद जो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि मैंने जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही मिलती है कि प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इससे हेल्प करती है। इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देखो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये जानकारी ज़रूरी है ना। हम मार्केट में जब अपना बिजनेस चला रहे हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किसके थ्रू पता चलेगी, जब हम पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करेंगे तो उसको देखकर ही हमें पता चलेगा कि फर्म में लॉस है, प्रॉफिट है, क्या है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो का क्या होता है, 2 तरह के कैश फ्लो होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है जो कैश हमारे बिजनेस की तरफ आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब होता है जो फ्लो हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और हमारे बिजनेस से कितना पैसा जा रहा है वो यहाँ पर हमें पता चलता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना। पहला है रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक है। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मीन्स द वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड द मटेरियल एरर। मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन हम जिसके भरोसे पूरा बिजनेस चला रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब हम उस पर भरोसा कर सकें, ऐसा नहीं हो कि किसी ने उसमें गलत एंट्री कर दी हो या जानबूझकर उसे गलत कर दिया हो। वो बायस से, हर तरह के बायस से दूर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कि ये रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेवेंस होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंस फॉर द यूज़र। इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट टू मीट द नीड ऑफ द यूज़र ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो हमारे कोई काम की नहीं है, वो हमें कुछ भी हेल्प नहीं कर रही डिसीजन लेने में। तो जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन लेने में हेल्प करे वो क्या कहलाती है, रिलेवेंस कहलाती है। मतलब सही इन्फॉर्मेशन, और मतलब वह इन्फॉर्मेशन जो काम आए, ऐसा ना हो कि कोई काम की ना हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि जो ऐसे यूज़र है, जैसे मैं हूँ, मुझे तो आता है पूरा अकाउंट समझना, लेकिन जिसको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको कुछ भी नहीं आता है। तो इन्फॉर्मेशन उसको इस तरीके से प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि उसको भी समझ में आए कि क्या है। ठीक है। और नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मीन्स द यूज़र शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राइजेज ऑफ द पीरियड either with their other period known is the intra-firm comparison or with the accounting information of other enterprises known is the inter-firm comparison। ठीक है। 2 चीज़ लिखी है,
इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, जो इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है मतलब हम अपनी ही फर्म का कंपैरिजन पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ था उससे करते हैं। मतलब एक साल का कंपैरिजन पिछले साल से करेंगे या उससे पिछले साल के से करेंगे, तो ये फर्म का ही कंपैरिजन है लेकिन सालों के बीच का। और दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, हमारे जैसी ही कोई फर्म है, जैसे मैं शर्ट्स बनाती हूँ, एक और फर्म है वो भी शर्ट्स बनाती है, तो हम अपनी फर्म का कंपैरिजन उस फर्म से करेंगे कि उस फर्म के शर्ट्स ज़्यादा सेल क्यों हो रहा है और हमारे कम क्यों हो रहे हैं या जो भी रीज़न है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंटर फर्म कंपैरिजन। क्लियर? तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनल यूजर मतलब ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर कौन है? जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाया है। मैनेजमेंट कौन है? जो पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो ये कौन हो गए? इंटरनल यूजर हो गए। दूसरे कौन है? एक्सटर्नल यूजर। जैसे एम्प्लॉय और वर्कर्स हैं, ये फर्म में ही है लेकिन फर्म के ओनर नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं काम कर रहे हैं, ये हैं एम्प्लॉयज़। तो इनको लेकिन इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फर्म मतलब फर्म से कंफ्यूज नहीं होना, फर्म और बिजनेस एक ही होता है। बिजनेस जो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इनने लोन लिया है तो उनको पता होना चाहिए कि भैया फर्म प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जो फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद से पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि फर्म की स्थिति क्या है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने पैसा दिया हुआ है फर्म को, अब फर्म को उन्हें पैसा लौटाना है तो वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। तो वो भी देखना चाहते हैं कि फर्म ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, फर्म लेके चली जाएगी। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, देखो गवर्नमेंट भी होती है ना, वो बिज़नेस को प्रमोट करती है, तो उन बिज़नेस की स्थिति वो देखना चाहती है कि ऐसा तो नहीं है फर्म किसी नुकसान में चल रही हो। पब्लिक जो आम जनता है वो भी फर्म की स्थिति जानना चाहती है। और रिसर्चर्स, रिसर्चर्स कौन होते हैं? जैसे जो PhD कर रहे होते हैं, वो रिसर्च करते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस पे, वो देखते हैं कि फर्म कैसे काम कर रही है, तो उनको भी एक्सटर्नल यूज़र माना जाता है। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दो तरह की अकाउंटिंग होती है बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना? आपने देखा होगा जो आपकी जो अकाउंटिंग की ये TS ग्रेवाल की बुक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है ना? क्या लिखा है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है? डबल एंट्री को हम यदि समझेंगे तो पहले हम डबल एंट्री ही समझेंगे क्या होती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जिस ट्रांजैक्शन, अभी तक तो आप ट्रांजैक्शन समझ ही गए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिस ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाए, 2 टाइम्स, ठीक है, उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल से ही समझाती हूँ। गुड्स परचेज्ड इन कैश। ठीक है, गुड्स क्या हुआ? शर्ट्स बना रही हूँ, शर्ट्स को बनाने के लिए मैं कपड़ा लेने गई। ठीक है, ये कपड़ा मेरे बिजनेस के लिए गुड्स है। ठीक है, अब मैंने गुड्स खरीदा, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी शर्ट्स स्टिच करके सेल करना है, तो गुड्स मैंने खरीदा है। अब ये जो मैंने खरीदा है ये कैश में खरीदा है। ठीक है ना? मतलब मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे कपड़ा दे दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? गुड्स परचेज इन कैश। तो यहाँ पर 2 चीज़ हुई। क्या चीज़ हुई? गुड्स आया, गुड्स मेरे पास कम, गुड्स आया मेरे पास, लेकिन जो मेरा कैश है वो चला गया। 2 इफेक्ट हुए ना, डबल एंट्री हो गई। मुझे 2 एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो मेरे पास गुड्स के आने की एंट्री करूंगी मैं, ठीक है, किसकी एंट्री करूंगी? एक मैं गुड्स के आने की एंट्री करूंगी और दूसरा मेरे कैश के जाने की एंट्री करूंगी। तो ये क्या हो गया? डबल एंट्री सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब जो एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जब हमारे पास कुछ आता है तो हम उसे कर देते हैं डेबिट, और जब हमारे पास से कुछ जाता है तो हम उसे कर देते हैं क्रेडिट। ये चीज़ आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक में एक चीज़ हमारे पास आती है और दूसरी चीज़ हमारे पास से जाती है। जो हमारे पास आती है वो डेबिट होती है, जो हमारे पास से चली जाती है वो क्रेडिट होती है। डेबिट DEBIT और क्रेडिट CREDIT। डेबिट को यहाँ पर अकाउंट्स में डेबिट पूरा नहीं लिखते, बड़ा D लिखते हैं। ठीक है ना? बड़ा D लिखते हैं, उसके बाद छोटा r लिखते हैं और डॉट लगा देते हैं। क्रेडिट को बड़ा R लिखते हैं,
सॉरी बड़ा सी लिखते हैं और छोटा आर लिखकर डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर डेबिट को डी आर डॉट लिखते हैं और क्रेडिट को सी आर डॉट लिखते हैं। तो डेबिट मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो आया, पैसा भी आ सकता है हमारे पास, अभी तो गुड्स आया है, तो आने वाले को डेबिट कर देंगे और जाने वाले को क्रेडिट कर देंगे। तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है, वैसे तो ये होती ही नहीं है, ठीक है ना। सिंगल एंट्री सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन द अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम तब लागू होता है जब आपके रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं हैं। आपने किसी को सामान दिया है, सिर्फ आपने उसको सामान देने की एंट्री करी है, उसने अभी तक आपको पैसा नहीं दिया है, तो आपने उसकी एंट्री नहीं की है, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। तो वैसे तो सिंगल एंट्री का कोई रोल ही नहीं होता है, हमेशा डबल एंट्री होती है। तो सिंगल एंट्री यदि होती है तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की होती है रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी कहलाती हैं। तो इनकम्प्लीट मतलब कि आपके पास सिर्फ अभी एक एंट्री हुई है, दूसरी एंट्री नहीं हुई है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने चैप्टर 1 को एंड कर दिया है। चैप्टर 2 तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये अकाउंटिंग टर्म है, जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें इन टर्म्स को यूज़ करना है। तो प्लीज़ 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 चैप्टर 2 को ज़रूर पढ़ना। कंफ्यूज नहीं होना कि इसके बाद चैप्टर 2 कैसे देखें, प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें चैप्टर 2 अपलोडेड रहेगा।